नमस्कार सभी। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी का अगला भाग लेकर, अर्थात 8वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार ही नहीं किया था, क्योंकि रामाधीन के यहाँ डाके की चिट्ठी भेजने वाले असली डकैत नहीं थे। उन दिनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन, भीम खेड़वी और वैद्य जी में कुछ तनातनी हो गई। अगर शहर होता और राजनीति ऊंचे दर्जे की होती तो ऐसे मौके पर रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने उसका सील भंग करने की सक्रिय चेष्टा की, पर महिला के सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ नहीं कर पाए और वह अपना सील समूचा का समूचा लिए हुए सीधे थाने तक आ गई। पर यह देहात था जहां अभी महिलाओं के सील भंग को राजनीतिक युद्ध में हैंड ग्रेनेड की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहां कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया था। बाबू रामाधीन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिनों तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस, रामाधीन, भीकम खेड़ी और वैद्य जी का पूरा गिरोह ये सभी जानते थे कि डाके की चिट्ठी फर्जी है। ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थी, इसीलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह नियत तिथि और समय पर रुपए के साथ टीले पर पहुंच ही जाए। चिट्ठी फर्जी ना होती तब भी रामाधीन शायद चुपचाप रुपए दे देने के मुकाबले घर पर डाका डलवाना ज़्यादा अच्छा समझते, पर चूंकि रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई, इसीलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के लिए मजबूर थी। उस दिन टीले से लेकर गांव तक स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया और उसमें से डाकू का खेलते रहे। उसमें वे सब डाकू का खेल खेलते रहे। टीले पर जो एक थाना खुल गया था। टीले पर तो एक थाना का थाना ही खुल गया। उन्होंने आसपास के ऊपर बंजर जंगल, खेत खलिहान भी सभी कुछ छान डाले, पर डाकुओं का कहीं निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ की टहनियाँ हिलाकर, लोमड़ियों के बिलों में संगीने घुसेड़कर और सपाट जगहों को अपनी आँखों से हिप्नोटाइज करके इत्मीनान कर लिया कि वहाँ जो है वे डाकू नहीं हैं, वे क्रमशः चिड़ियों, लोमड़ियों और कीड़े मकोड़े हैं। रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे भी डाकू नहीं, सियार हैं। और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं, सिर्फ चमगादड़ हैं। उस रात डाकुओं और रामाधीन, भीखम खेड़वी के बीच की कुश्ती बराबर पर छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपया लेने के लिए आए और न रामाधीन देने के लिए गए। थाने के छोटे दरोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हें ही सौंपा गया था, पर सचमुच सब कुछ करने पर भी वे अपनी माँ को भेजी जाने वाली चिट्ठियों की अगली किस्त में ये लिखने लायक नहीं हुए कि माँ, डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया, पर इस भयंकर गोली कांड में भी तेरे आशीर्वाद से तेरे बेटे का वाल बांका तक नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले से उतरकर मैदान में आए और चूंकि सर्दी होने लगी थी, अंधेरा था और उन्हें अपनी नगरवासिनी प्रिया की याद आने लगी थी। चूंकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य में पढ़ा था कि इन सब मिले जुले कारणों से उन्हें धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर वे गाने लगे, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली कहावत को चरितार्थ करते उनके आगे भी 2 सिपाही थे, पीछे भी। दरोगा जी गाते रहे, सिपाही जी सोचते रहे, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वे ठीक हो जाएंगे। मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ गया, साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफ़ी की है वह कहीं नहीं जा सकती, ये बड़े मज़े से गाई जा सकती है। सड़क पास आ गई थी, वहीं एक गड्ढे में अचानक आवाज़ आई, करफौन है सरफाला। दरोगा जी का हाय अपने रिवाल्वर पर, रुक दो, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है,
दरोगा जी का हाथ अपने रिवॉल्वर पर चला गया। सिपाहियों ने ठिठक कर राइफलें संभाली। तब तक गड्ढे ने दोबारा आवाज़ दी, करफौन सरफाला। एक सिपाही ने दरोगा जी के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पर था। दरोगा जी ने सिपाही से फुसफुसाकर कहा, तुम लोग पेड़ों के पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कहा कि गड्ढे में कौन है, जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। फिर एक सिनेमा में देखे दृश्य को याद करके उन्होंने बात जोड़ी, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट में बाहर ना आए तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, मरफर गरफाए सरफाले गफोली बर्फ चरफ लाले बाने। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है, भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। इतनी तरह की बोलियां उसके कानों में पड़ती हैं कि बाद में हार कर वह सोचना ही छोड़ देता है कि ये नेपाली है या गुजराती। पर इस भाषा ने दरोगा जी को चौकन्ना बना दिया और वे सोचने लगे कि क्या मामला है। इतना तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है, पर ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये कौन सी बोली है। इसके बाद ही जहाँ बात समझ के बाहर होती है वहीं गोली चलती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का शिवपालगंज में प्रयोग करते हुए दरोगा जी ने रिवॉल्वर तान लिया और कड़क कर बोले, गड्ढे से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ। पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे से निकलकर, गोली मत चलाइए हुजूर, ये जोग नथवा है, पीकर गड्ढे में पड़ा है। सिपाही लोग उत्साह से गड्ढे को घेर कर खड़े हो गए। दरोगा जी ने कहा, कौन जोग नथवा? एक पुराने सिपाही ने तजुर्बे के साथ कहना शुरू किया, ये श्री रामनाथ का पुत्र जोग नथवा है, अकेला आदमी है, दारू ज़्यादा पीता है। लोगों ने जोगनाथ को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया, पर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता, उसे दूसरे कहाँ तक खड़े करते रहेंगे। इसलिए वे लड़खड़ाकर एक बार फिर गिरने को हुआ। बीच में रोका गया। अंत में गड्ढे के ऊपर आकर परमहंसों की तरह बैठ गया। बैठकर जब उसने आंखें मिलाकर, हाथ हिलाकर, चमगादड़ों और सियारों की कुछ आवाज़ें गले से निकालकर अपने को मानवीय स्तर पर बात करने लायक बनाया, तो उसके मुंह से फिर वही शब्द निकले, करफौन है सरफाला। दरोगा जी ने कहा, ये बोली कौन सी है? एक सिपाही ने कहा, बोली ही से तो हमने पहचाना कि जोगनाथ है, वह सरफरी बोली बोलता है। इस वक्त होश में नहीं, इसलिए गाली बक रहा है। दरोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए कि वे बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना तो कर रहा है। उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई और पकड़ कर बोले, होश में आ। पर जोगनाथ ने होश में आने से इनकार किया, सिर्फ इतना कहा, सरफाले। सिपाही हंसने लगे। जिसने उसे पहले पहचाना था उसने जोगनाथ के कान में चिल्लाकर कहा, जरफोगनाथ हरफोस में अरफाओ। इसका भी जोगनाथ पर कोई प्रतिक्रिया जैसा नहीं हुआ, पर दरोगा जी ने एकदम से सरफरी बोली सीख ली और उन्होंने मुस्कराकर कहा, ये साला हम लोगों को साला कह रहा है। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। एक सिपाही ने रोक लिया, कहा, जाने भी दें हुजूर। दरोगा जी को सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ तो रोक लिया, पर आदेश देने के ढंग में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफ़ा 109 जाब्ता फौजदारी लगा देना। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर, ये कहीं यहीं का रहने वाला है, दीवारों पर इश्तहार रंगा करता है और बात बात पर सरफरी बोली बोलता है। वैसे बदमाश है, पर दिखाने के लिए कुछ काम तो करता ही है। वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगे। दरोगा जी ने कहा, शायद पीकर गाली बक रहा है, किसी न किसी जुर्म की दफ़ा निकल आएगी। अभी चलकर इसे बंद कर दो, कल चालान कर दिया जाएगा। उस सिपाही ने कहा, हुजूर, बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा, अभी गांव चलकर इसे इसके घर में ढकेल आएंगे। इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता है, वैद्य जी का आदमी है। दरोगा जी नौकरी में नए थे, पर सिपाहियों पर मानवतावादी दृष्टिकोण अब वे एकदम समझ गए। वे कुछ नहीं बोले। सिपाहियों से थोड़ा पीछे हटकर वे फिर अंधेरे हल्की ठंडक नगर वासिनी प्रिया हाय मेरा दिल से संतोष खींचने की कोशिश करने लगे।
कोऑपरेटिव यूनियन का गबन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था। सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने वाले गबनों की अपेक्षा इसका यही सौंदर्य था कि यह शुद्ध गबन था। इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं था, न इसमें जाली दस्तखतों की ज़रूरत पड़ी थी, न फर्जी हिसाब किताब बनाया गया था, न नकली बिल पर रुपया निकाला गया था। ऐसा गबन करने और ऐसे गबन को समझने के लिए किसी टेक्निकल योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत थी। कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था जिसमें गेहूं भरा था। एक दिन यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप 2 ट्रक साथ में लेकर बीज गोदाम पर आया। ट्रकों पर गेहूं के बोरे लाद दिए और दूर से देखने वालों ने समझा कि ये तो कोऑपरेटिव में रोज होता ही रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीज गोदाम में पहुंचाने के लिए रामस्वरूप खुद एक ड्राइवर की बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़े। सड़क से एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने से 5 मील आगे दूसरा बीज गोदाम मिल जाता है, पर ट्रक उस जगह नहीं मुड़े, वे सीधे चले गए। यहीं से गबन शुरू हो गया। ट्रक सीधे शहर की गला मंडी में पहुंच गए। वहां गेहूं के बोरे उतार कर दोनों ट्रक गबन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन आसपास के क्षेत्र में पूर्ववत कोयला लकड़ी ढोने लगे। रामस्वरूप का उसके बाद काफ़ी दिन पता नहीं चला। लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपए जेब में भरकर वह बम्बई की ओर भाग गया। ये पूरी घटना स्थानीय थाने में गबन की एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई और वकील वैद्य के कांटा सा निकल गया। पर यूनियन के एक डायरेक्टर ने कल शहर जाकर एक ऐसा दृश्य देखा जिससे पता चला कि रामस्वरूप ने वे रुपए खर्च करने के लिए बम्बई को नहीं, अपने इलाके के शहर को ही प्राथमिकता दी है। डायरेक्टर साहब यूं ही सिर्फ शहर देखने के मतलब से शहर देखने गए थे। इन अवसरों पर और कार्यक्रमों के साथ उसका कम से कम एक स्थायी कार्यक्रम होता था। किसी पार्क में पहुंचना, किसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठना, लैया चना चबाना, रंगीन फूलों लड़कियों को ध्यानपूर्वक देखना, किसी कम उम्र छोकरे से सिर पर तेल मालिश कराना। जब से इस कार्यक्रम की आखिरी पद पर पहुंचे तो एक घटना हुई। वे उस समय पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे थे। उनकी आंखें मुदी हुई थी। उनके सिर पर छोकरे की पतली और मुलायम उंगलियां तिड़ 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 की आवाज़ कर निकाल रही थी। लड़का उल्लास के साथ उनके बालों पर तबले के कुछ टेढ़े मेढ़े बोल निकाल गया। वे आंखें मूंदे अफसोस के साथ सोच रहे थे, शायद ये तेल मालिश का कार्यक्रम जल्द ही खत्म कर देगा। एक बार उन्होंने आंख खोलकर पीछे की ओर गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर तेल मालिश का असर उसमें इतनी अफसरी आ गई कि वह घूमी नहीं। अतः उन्होंने लड़के का मुंह तो नहीं देखा, जो कुछ सामने था उसे ही देखकर संतोष करना चाहा। उन्होंने देखा सामने एक पेड़ या उसके नीचे बेंच पर रामस्वरूप सुपरवाइजर बैठा था। वह भी लड़के से सिर पर तेल मालिश करा रहा था, तिड़ 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 की सुखपूर्वक अनुभूति में खोया हुआ। दोनों पक्ष उस समय परमहंसों के भाव से अपने अपने जगत में तल्लीन थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए आदर्श स्थिति थी, अतः उन्होंने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लगभग 15 मिनट में वे अपनी अपनी बेंच पर अच्छे पड़ोसियों की तरह बैठे एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते रहे। फिर देह तोड़कर दोनों पक्ष उठ खड़े हुए और अपने अपने मालिककर्ता को यथोचित पारिश्रमिक देकर उन्हें दोबारा वहीं मिलने के लिए प्रोत्साहित करके पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार वे अपने अपने रास्ते लग गए। शिवपालगंज की ओर लौटते समय डायरेक्टर को जान पड़ने लगा कि मालिश के सुख के पीछे उन्होंने कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वे रामस्वरूप को पकड़ा दें तो गबन का मुकदमा चल निकला, शायद उनका नाम अखबार में भी छपता। ये सब सोचकर वे दुखी हुए। उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी। अतः वापस आते ही आत्मा के संतोष के लिए वे वैद्य जी से मिले और हिंग वाष्टक चूर्ण की एक पुड़िया फाँक कर बोले, मुझे आज पार्क में एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। वैद्य जी ने कहा, होगा, कुछ आदमियों की आकृतियाँ एक सी होती हैं। डायरेक्टर को लगा इतने से उनकी आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, मैंने तभी सोचा था कि हो न हो ये रामस्वरूप ही है। वैद्य जी ने डायरेक्टर पर अपनी आंखें गड़ा दी। उन्होंने फिर कहा, रामस्वरूप ही था। मैंने सोचा कि ये साला यहाँ क्या कर रहा है, मालिश करा रहा था। तुम कहाँ क्या कर रहे थे? डायरेक्टर ने अनमने ढंग से कहा,
मैं थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वैद्य जी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी। डायरेक्टर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सोच समझ कर बोले, मैंने सोचा कहीं राम स्वरूप यह जान न जाए कि उसे देख लिया गया, इसलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। गबन का अभियुक्त बम्बई में नहीं बल्कि 15 मील की दूरी पर ही है और तेल मालिश कराने के लिए उसका सिर अब भी कंधों पर सही सलामत रखा है। इस सूचना ने वैद्य जी को उलझन में डाल दिया। डायरेक्टरों की बैठक बुलाना जरूरी हो गया। पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुनी थी, उसे भंग पीकर भी सुना जा सके, इसलिए बैठक का समय सायंकाल के लिए रखा गया। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था और दोनों से अलग अलग प्रभावित था। हनुमान जी सिर्फ लंगोटा लगाते, इस हिसाब से शनिचर भी सिर्फ अंडरवियर से काम चलाता था। जिस्म पर बनियान वह कभी नहीं पहनता, वह तभी पहनता जब उसे सज धज कर कहीं जाने के लिए निकलना होता। ये तो हुआ हनुमान जी का प्रभाव। वैद्य जी के प्रभाव से वह किसी भी राह चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था और वैद्य जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वह अपनी दुम हिलाने लगता था। ये दूसरी बात है कि वैद्य जी के घर पर कुत्ता नहीं और शनिचर में दुम नहीं। उसे शहर की हर चीज में और इसीलिए रंगनाथ में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब रंगनाथ दरवाजे पर होता, शनिचर भी उसके आसपास देखा जा सकता था। आज भी यही हुआ। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक में लग गए थे। दरवाजे पर सिर्फ रंगनाथ और शनिचर थे। सूरज डूबने लगा। जाड़े की शाम के साथ हर घर से उठने वाला कसैला धुआं मकानों के ऊपर लटक गया। कोई रास्ते पर खटखट करता हुआ निकला। किसी भी शारीरिक विकार के लिए हम भारतीयों के मन में जो सात्विक घृणा होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए शनिचर ने कहा, लंगड़वा जा रहा है साला। कहकर वह उछलता हुआ बाहर चबूतरे पर आ गया। मेढक की तरह बैठ गया। रंगनाथ ने पुकार कर कहा, लंगड़ हो गया। वह कुछ आगे निकल गया। आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, हाँ बापू, लंगड़ ही हूँ। मिल गई नकल। रंगनाथ के इस सवाल का जवाब शनिचर ने दिया, नकल नहीं, इन्हें मिलेगा शिकहर। उसी में एक टांग लटकाकर झूला करेंगे। लंगड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं से उसने पुकार कर कहा, नकल तो नहीं मिली बाबू, आज नोटिस बोर्ड पर एतराज छपा है। क्या हुआ, फिर से फीस कम पड़ गई क्या? फीस नहीं बापू, वह अपनी बात सुनाने के लिए चिल्ला रहा था। इस बार मुकदमे के पते में कुछ गलती है। प्रार्थी के दस्तखत गलत खाने में हैं। तारीख के ऊपर 2 अंक एक में मिल गए। एक जगह कुछ कटा है, उस पर दस्तखत नहीं है। बहुत गलती निकाली गई। रंगनाथ ने कहा, वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। जैसे गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में समझा रहे हों कि हमें अंग्रेजों से घृणा नहीं करनी चाहिए। उसी वजह पर लंगड़ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बापू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते हैं, सारी गड़बड़ी अर्जिन बीस ने की है। विद्या का लोप हो रहा है। नए नए अर्जिन बीस गलत फलत लिख रहे हैं। रंगनाथ ने मन में इतना तो मंजूर कर लिया कि विद्या का लोप हो रहा, पर लंगड़ के बनाए हुए कारण से वह सहमत नहीं हो सका। वह कुछ कहने जा रहा था, तब तक लंगड़ ने जोर से कहा, कोई बात नहीं बापू, कल दरखास्त ठीक हो जाएगी। वह खट 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 करता चला गया। शनिचर ने कहा, जाने किस किस देश के वांगड़ू शिवपालगंज में इकट्ठा हो रहे हैं। रंगनाथ ने उसे समझाया, सब जगह ऐसा ही है, दिल्ली का भी यही हाल है। वह शनिचर को दिल्ली के किस्से सुनाने लगा। जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की से झांक कर संसार का हाल चाल देती है, वैसे ही शनिचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकती हुई दिल्ली के हाल चाल लेने लगी। दोनों कुछ देर उसी में अटके रहे। अंधेरा तो हो चला था, पर अभी हालत ऐसी नहीं थी कि आंख के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर में तमीज न की जा सके। वैद्य जी की बैठक में एक लालटेन लटका दी गई। सामने रास्ते से 3 नौजवान जोर जोर से ठहाके लगाते हुए निकले। उनकी बातचीत किसी एक ऐसी घटना के बारे में होती रही जिसमें दोपहर फंटूस, चकाचक, ताश और पैसे का जिक्र उसी बहुतायत से हुआ जो प्लानिंग कमीशन के अहलकारों में
कोऑर्डिनेशन, डबटेलिंग और साहित्यकारों में परिप्रेक्ष्य, आयाम, युगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। कुछ कहते कहते तीनों नौजवान बैठक के आगे जाकर खड़े हो गए। सनीचर ने कहा, बद्री भैया इन जानवरों को कुश्ती लड़ाना सिखाते हैं। समझ लो बाप के हाथ में बंदूक दे रहे हैं। समझ लो बाघ के हाथ में बंदूक दे रहे हैं। वैसे ही सालों के मारे लोगों का रास्ता चलना मुश्किल है। दांव पेच सीख गए तो गांव छोड़ देना होगा। अचानक नौजवानों ने एक विशेष प्रकार का ठहाका लगाया। सब वर्गों की हंसी और ठहाके अलग अलग होते हैं। कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए साहित्यकारों का ठहाका नई जगहों से निकलता है, पर किसी के पेट की गहराई से निकलता है, किसी के गले, किसी के मुंह, और उनमें से एक आध ऐसे भी रह जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ठहाका लगाया क्यों गया। डिनर के बाद कॉफ़ी पीते हुए छके हुए अफसरों का ठहाका दूसरी ही किस्म का होता है। वह ज़्यादातर पेट की बड़ी ही अंदरूनी गहराई से निकलता है। उस ठहाके के घनत्व पर उनकी साधारण हंसी के साथ वही अनुपात बैठता है जो उनकी आमदनी का उनकी तनख्वाह से होता है। राजनीतिज्ञों का ठहाका सिर्फ मुंह के खोखल से निकलता है और उसके दो ही आयाम होते हैं, उसमें प्रायः गहराई नहीं होती। व्यापारियों का ठहाका होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो इसमें सूक्ष्म और सांकेतिक रूप में कि पता लग जाता है कि ये इनकम टैक्स के डर से अपने ठहाके का स्टॉक बाहर नहीं निकालना चाहते। इन नौजवानों ने जो ठहाका लगाया वह सबसे अलग था। वह सौदों का ठहाका था जो आदमी के गले से निकलता है, पर जान पड़ता है मुर्गों, गिदड़ों और घोड़ों के गले से निकला है। ठहाका सुनते ही सनीचर ने अधिकार भरी आवाज में कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो, जाओ रास्ता नापो। नौजवान अपनी हंसी के पॉकेट बुक संस्करण प्रकाशित करते हुए अपना रास्ता नापने लगे। तब तक अंधेरे से एक औरत छम छम करती हुई निकली और लालटेन की धीमी रोशनी में लपलपाती हुई परछाई छोड़ती हुई दूसरी ओर निकल गई। बड़बड़ाती जा रही थी, जिसका तात्पर्य था कि पागल की पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए, और बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि कल के छोकरे जो उनके सामने नंगे नंगे घूमा करते थे, आज उनसे इश्कबाजी करने चले हैं। सारे मोहल्ले को यह समाचार देकर कि लड़के उसे छेड़ते हैं और वह अब भी छेड़ने लायक है, वह औरत वही अंधेरे में गायब हो गई। सनीचर ने रंग नाच से कहा, ना जाने वह काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया है। जब निकलती है तो कोई न कोई इसे छेड़ ही देता है। काना से पंडित राधे लाल का अभिप्राय था। उनकी एक आंख दूसरे से छोटी और इसी से गंजे उनसे काना कहने लगे। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा है कि लोग बाहर जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शादी कर बैठते हैं। अर्जुन के साथ चित्रांगदा आदि को लेकर यही हुआ था। यही भारतवर्ष के प्रवर्तक भरत के पिता दुष्यंत के साथ हुआ। यही ट्रिनिडाद और टोबैको, बर्मा, बैकांक आने वालों के साथ होता है। यही अमेरिका और यूरोप जाने वालों के साथ हो रहा है। यही पंडित राधेलाल के साथ हुआ, अर्थात अपने मोहल्ले में रहते हुए जो बिरादरी के 1 इंच में बाहर जाकर शादी करने की कल्पना मात्र से बेहोश हो जाते हैं, वे भी अपने क्षेत्र से बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं। अपने मोहल्ले में देवदास पार्वती से शादी नहीं कर सका और एक समूची पीढ़ी को कई वर्षों तक रोने का मसाला दे गया। उसे विलायत भेज दिया गया तो वह निश्चय ही बिना हिचक किसी गोरी औरत से शादी कर लेता। बाहर निकलते ही हम लोग प्रायः पहला काम ये करते हैं कि किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तो पंडित राधेलाल ने भी सुना जाता है कि एक बार पूरब जाकर कुछ करना चाहा था। 1 महीने में ही वे इस कुतिया से शादी विवाह करके शिवपालगंज वापस लौट आए। किसी पूर्वी जिले की एक शक्कर मिल में एक बार पंडित राधेलाल की नौकरी मिलने की संभावना नजर आई। नौकरी चौकीदारी की थी। वे वहां जाकर एक दूसरे चौकीदार के साथ रुक गए। तब पंडित राधेलाल की शादी नहीं हुई थी और उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि औरत की हाथ का खाना नहीं मिलता। उनके साथी चौकीदार की बीवी ने कुछ दिनों के लिए समस्या को सुलझा दिया। वहां रहते हुए वह उसका बनाया हुआ खाना खाने लगे, और जैसी कि एक जगत प्रसिद्ध कहावत है कि स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है,
उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी। हृदय की ओर बढ़ने लगी और उन्हें उसका बनाया हुआ खाना कुछ ऐसा पसंद आया कि वह खुद अपनी बनाई हुई सुरंग में इस तरह फंस गई कि महीने भर के भीतर ही वे उसे अपना खाना बनाने के लिए शिवपालगंज ले आए और चलते चलते उसके घर से ही उन्होंने 1-2 साल के लिए खाने का इंतजाम भी साथ ले लिया। इस घटना के बाद मिल के क्षेत्र में लोगों ने सोचा कि पंडित राधेलाल का साथी चौकीदार उल्लू है। शिवपालगंज में गधों ने सोचा राधेलाल का मर्द बच्चा है। अब तक उस क्षेत्र में पंडित राधेलाल की प्रतिष्ठा कभी ना उखड़ने वाले गवाह के रूप में थी, अब वे कभी न चूकने वाले मर्द के रूप में भी विख्यात हो गए। वैसे कभी न उखड़ने वाले गवाह की स्थिति और उनकी ख्याति ही पंडित राधेलाल की जीविका का साधन थी। वे निरक्षरता और साक्षरता की सीमा पर रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर अदालतों में दस्तखत कर लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इनमें से कोई भी बयान दे सकते थे। पर दीवानी और फौजदारी कानूनों का उन्हें इतना ज्ञान सहज रूप में मिल गया कि वे किसी भी मुकदमे में गवाह की हैसियत से बयान दे सकते थे और जिरह में अब तक उन्हें कोई भी वकील नहीं उखाड़ पाया था। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 8वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।